वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं यूएस की इन्वॉल्वमेंट सेंट्रल एशिया में। इसकी क्या वजह है कि यूएस इतना ज़्यादा जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है सेंट्रल एशिया में, इतना ज़्यादा इंगेज हो रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, जो यूएस है वो वहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस करना चाहता था, वहाँ पर डेमोक्रेसी लाना चाहता था। ऑब्वियसली वो यूएसएसआर से जो सेंट्रल एशिया है वो इंडिपेंडेंस हासिल करी थी, तो उन पर काफ़ी ज़्यादा रशियन इन्फ्लुएंस था और उस चीज़ को ख़त्म करना चाहता था, कम्युनिज़म को ख़त्म करना चाहता था और वहाँ पे डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहता था। सो दैट्स वाई इतना ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। लेकिन इतना भी नहीं था, ये जो इंटरेस्ट है अगर हम देखें तो आफ्टर 2001 जो है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे और एक ग्लोबल पावर डायनेमिक्स चेंज होकर रह गया था। और इस वार एंड टेरर जो यूएस ने शुरू की थी, इसके अंदर उसको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बेहद ज़रूरत थी। वहाँ पे उसने अपनी बेसिस बनाई थी ताकि अफ़गानिस्तान में जो टेररिस्ट की महफूज पनाहगाहें हैं उनको ख़त्म कर सके। सो दैट्स वाई नॉन स्टेट एक्टर्स को पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए और उनको काउंटर करने के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए जो सेंट्रल एशिया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने लग गया यूएस के लिए। जिसकी मैंने बेस की बात की थी वो मनास एयर बेस थी, किर्गिस्तान में थी यूएस की, और एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की थी इसने बेस में। ऑपरेशंस जो अफ़गानिस्तान में किए गए थे ये थी सेंट्रल एशिया की इम्पोर्टेंस यूएस के लिए। इसके अलावा रशिया को काउंटर करने के लिए, रशिया के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए भी यूएस वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि रशिया की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि वो वहाँ पर जितने भी देश उससे अलहदा हो चुके हैं, जितने भी कंट्रीज़ उससे अलहदा हो चुके हैं, वो वापस उनको अपने साथ मिलाएगा। ये इसकी कुछ पॉलिसी है। यही वजह है कि वो यूक्रेन पे अटैक्स करता है, तो इसको कभी पूरा नहीं होने दे सकता यूएस। और सेंट्रल एशिया पे भी यूएस रशिया के जैसा इन्फ्लुएंस है, तो उस इन्फ्लुएंस को कम करेगा तो ऑब्वियसली वो अपनी पॉलिसी में रशिया कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। सो रीइंटीग्रेशन जो उसका रशिया का एक ख्वाब है उसको कभी पूरा नहीं होने दे सकता यूएस। इसके अलावा यूरेनियम रिजर्व्स हैं सेंट्रल एशिया के अंदर, मोस्टली काज़ाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरेनियम के रिजर्व्स के लिए। तो इसके एक रिसोर्सेज है, रिसोर्स रिच है। एक तो रिसोर्स रिच है, एक स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक इस तरह से है कि इन द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द यूरेशिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, एक यूरोप और एशिया के दरमियान एक ब्रिज है, कनेक्ट करते हैं दोनों को। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम BRI की बात करें, चाइना का जो BRI है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आगे यूरोप, आगे मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जाता है। तो ये जो है इसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो चाइना बहुत पूरे कर रहा है, और ये बात जो है यूएस को हज़म नहीं होती। इस वजह से इसके इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यूएस जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। अगर हम इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की बात करें, यूएस की इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की, तो एंटोनियो ब्लिंकन जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उसने विज़िट किया था इन कंट्रीज़ का, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का। और यहाँ पे इन्होंने अगर हम बात करें तो ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, इकोनॉमिक रेजिलियंस इनिशिएटिव फॉर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो ये जो है इसने और ये उन्होंने अनाउंस किया कि वो मज़ीद 20 मिलियन जो है वो डॉलर्स में ऐड करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। और जब से ये लॉन्च हुआ है सितंबर 2022 से, तो तब तक 15 मिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट कर चुका है फॉर फंडिंग इसके अंदर। और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएगा सेंट्रल एशियन कंट्री में, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और वहाँ की लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी और सस्टेनेबल एक प्रोग्राम है। इसके अलावा इन सब चीज़ों के लिए के अलावा यूएस का कल्चर बहुत प्रमोट होगा इस चीज़ से, और मैं ये कल्चर क्यों प्रमोट होगा, कैसे होगा, वो भी आगे बताऊँगी। इसके अलावा ये एक ब्रिज का काम करता है दोनों नेशंस के अंदर। इससे जो है यूएस का इंटरेस्ट ये है कि यूएस अपनी जो सॉफ्ट पावर है वो इससे इंक्रीज़ करेगा, मतलब कि उसकी सॉफ्ट पावर अच्छी होगी, एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट होगा। अगर हम इसकी इस प्रोजेक्ट की बात करें, इकोनॉमिक रेजिलियंस प्रोजेक्ट की, तो इसके 3 पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है एक्सपेंडिंग ट्रेड रूट्स। ट्रेड रूट्स एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि ट्रेड रूट्स बनेंगी तो ऑब्वियसली जो है वो दोनों के दरमियान जो ट्रेड प्रमोट होगी। इसके अलावा वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना, अच्छा रेलवेज़ जो बनाना, हाईवेज़ बनाना, ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में।
इसके अलावा वहाँ पे मूवमेंट, जैसे गुड्स की मूवमेंट होती है, वो ट्रेड रूट्स के ज़रिए से होती है और इस चीज़ इकोनॉमिक बूस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो है उस चीज़ को प्रमोट करना, वहाँ पे ट्रेड को प्रमोट करना, इससे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने से वहाँ पे इनोवेशंस आएगी, जॉब क्रिएट्स होंगी, एंटरप्रेन्योरशिप इंप्रूव होगी, वहाँ पे प्रमोट होगी। इसके अलावा जब वो ट्रेन करेगा लोगों को एजुकेशन के अंदर, तो एक पब्लिक ओपिनियन मीन्स के जनरेट होगी। सॉफ्ट पावर के यूएस जो है वो बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा हमदर्द है उनका, तो ये एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट होगी और लोग जो है वो उसका साथ देंगे। तो यही वजह है। इसके अलावा अगर हम एक इस चीज़ में रिव्यूज़ देखें तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिलते हैं कि ये इतना ज़्यादा जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर हम दूसरे चाइना की इन्वेस्टमेंट देखें तो उसके मुकाबले में लोग कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट है, बहुत कम बहुत गैर अहम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ जो है इसको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी कहते हैं कि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी इकनॉमिकली। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की, तो प्राइवेट सेक्टर जो है यूएस का वो $31 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट है उसकी, बहुत ज़्यादा है ये इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर है जो। और इसके अलावा क्योंकि जब इसके प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। सो इस तरह से उनकी इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा बूम मिलेगा। ट्राइलेटरल रिलेशंस देखते हैं। ट्राइलेटरल रिलेशंस यूएस के, यूरोपियन कंट्रीज़ के और सेंट्रल एशियन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और जो यूएस है वहाँ पे डेवलप कर रहा है रीन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। रीन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से फ़ायदा ये होगा और कि वो यूएस जो है वो सेंट्रल एशिया को इस बात पे मतलब कि प्रमोट कर रहा है कि वहाँ वो अपने मुल्क में जो है वो कोई ऐसे जैसे सोलर एनर्जी, विंड पावर है, ऐसे एनर्जी डेवलपमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करें ताकि जो उनकी जो एनर्जी डिमांड्स हैं वो उनकी डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड्स पूरी हो सके और वो बाहर जो ऑयल वगैरह है वो उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकें उसको एक्सपोर्ट करके। इसके अलावा जो है यूएस वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज इमर्जन प्रोग्राम्स जो हैं वो उसने शुरू किए हुए हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको C5+1 भी कहते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो यूएस है वो इकोनॉमिकली इंगेज करेगा सेंट्रल एशियन रेजिडेंट्स को इकोनॉमी के अंदर, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। और इसके अलावा ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इस चीज़ से, उनके सिविल सोसाइटी को जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगी। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के अंदर यूएस हमेशा जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा हमेशा टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। और मदद के चक्करों में ही वो अपना फ़ायदा भी निकाल लेता है कि जो उसने जो दहशतगर्द मारने थे वार ऑन टेरर पे जो भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो उनको इरेडिकेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो उनकी महफूज बना के इनको ख़त्म करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी कंट्रीज़ में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी, उनका ये मानना है। तो यूएस इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक्सरसाइजेस, पार्टनरशिप की हुई है इन कंट्रीज़ के साथ, वहाँ पे एक्सरसाइजेस होती हैं। इनका मकसद ये है कि वहाँ पे इनको ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें ये चीज़ के वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है उनकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को लेकर, उनको मतलब कि सिक्योरिटी के लिहाज से उनको सपोर्ट करेगा और उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कमिटेड है ये चीज़ ज़ाहिर करने के लिए, और उसको बाकायदा तौर पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी की जाती हैं। और इसके अलावा हमने देखा है कि जॉइंट एक्सरसाइजेज इन कंट्रीज़ के अंदर, हर कंट्रीज़ के अंदर यूएस के सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ है बहुत ज़्यादा देखने को मिल गई। इसके अलावा इसने अपना एक स्वाप मिशन जारी किया। इसका मकसद ये है कि इसका मतलब बाइडन ने इसको कुछ इस तरह से एलैबोरेट किया था कि ओवर द हॉरिजन कैपेबिलिटीज़, मतलब कि हम वहाँ पे हमारी मिलिट्री वहाँ पे मौजूद नहीं होगी लेकिन हमारा पूरा वहाँ पे चेक एंड बैलेंस होगा बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ के ज़रिए से। वो डिस्टेंट रह के भी उस जगह को मॉनिटर करेंगे और वहाँ पे जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को एडवाइस करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे मिलिटरीली और उनको ऑपरेशंस के अंदर उनके एज अ पार्टनर उनको सपोर्ट करेंगे। तो अब जो यूएस है वो उनको जो भी उसको मतलब कि अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट है तो यूएस उसको कहता है कि मैं आपको हेल्प करूँगा ऑपरेशंस के, आपके सवरेनिटी पे कोई आपका सवाल उठ रहा है तो आपको सपोर्ट किया जाएगा। अगर रशिया जो है उससे कोई या फिर कोई भी ऐसी पावर से जिससे ख़तरा है तो यूएस है उनकी मदद के लिए आएगा। कोई भी अगर इंटरनल टेररिज्म फेस करना पड़े तो उसको भी एरेडिकेट करने के लिए यूएस आएगा। सो ये जो है उसकी स्ट्रेटजी है इन रिटर्न डेमोक्रेसी को प्रमोट करने
के लिए और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए।